एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। हम बरेली के रहने वाले थे, अंसारी थे। वैसे हमारे मुसलमानों में तो बच्चों को अल्लाह की देन समझते हैं। इसी अल्लाह की देन ने हमारे घर में बच्चों की रेल पेल कर दी थी। हम 5 भाई 4 बहनें थी और मेरे अब्बू के पास इतनी जमीन भी नहीं थी। वे खुद सिलाई का काम करते थे और हम 11 भाई बहन के पेट पालते थे। मेरी मम्मी हमेशा बीमार रहा करती थी। उनको अपनी बेटियों की शादी की चिंता सताने लगी थी। हम 5 भाइयों ने कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। जैसे तैसे करके हमने 4 बहनों की शादी कर दी और 5 भाई बाहर निकल आए। कोई असम तो कोई विदेश। रोजी रोटी की तलाश में हम 5 भाई बरेली से बाहर निकल आए थे। मैं इस समय आसाम में आ गया था। असम में मेरा एक दोस्त पहले से ही काम करता था। उसी की जान पहचान से मैं असम में आया था और मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, ना ही इस्लामिक तौर से, ना ही हिंदी इंग्लिश की पढ़ाई की थी। अब सुनिए मेरी कुछ ऐसी दास्तान। मेरा दोस्त मुझे यहाँ ले आया था। हम दोनों ने धीरे से कमरे के दरवाजे पर दस्तक दिया और फिर गला खखार कर कमरे में दाखिल हो गए। सामने ही आयशा शादी का जोड़ा पहने हुए खूबसूरत फूलों से सजी हुई बिस्तर पर दुल्हन बनी बैठी थी। मैं अभी तक उसका चेहरा नहीं देख पाया था। एक पल तो मेरा दिल बेकाबू सा होने लगा था। वह एक आसामी लड़की थी, बेहद खूबसूरत थी, लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि वह मेरी एक दिन की दुल्हन थी। मैंने कुछ घंटे पहले ही यहाँ कदम रखने पर भी कतरा रहा था। दिल में अजीबो गरीब से सवाल पैदा हो रहे थे। मैं यही सोच रहा था, आखिर लोग कैसे हलाला करने पर राजी हो जाते हैं। लेकिन जब मैंने खुद ही इतनी खूबसूरत लड़की को देखा था, जैसे पहले ही नजर में मैं उस पर अपना दिल हार बैठा था, फिर ऐसे ही दिलासे अपने आप को देने लगा था कि इसमें मेरा तो कोई नुकसान नहीं था। मुझे तो उसका दुगना फायदा मिल रहा था। एक तो मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे थे, वही दूसरी तरफ मैंने ये सुना था कि ये सबाब का काम भी था कि मैं मियाँ बीबी के बीच दोबारा से रिश्ते बनाने के काम भी कर रहा था। घर के अंदर घुसते ही मैंने दरवाजे को लॉक किया और धीरे धीरे कदम उठाता हुआ अपनी एक रात की दुल्हन की तरफ बढ़ने लगा। मेरे कदमों के आहट तो जैसे उसके दिल पर आरी चल रही थी। उसने अपने आप को खुद में समेट लिया और घुटनों के इर्द गिर्द बाजू फैलाए। उसकी हल्की हल्की सिसकियों की आवाज ने मुझे ठिठकने पर मजबूर कर दिया था। मुझे उसकी सिसकियां सुनाई दे रही थी। वह रो रही थी। वह भी इस बात से बिल्कुल भी अनजान नहीं थी। फिर रोना कैसा? जैसे ही मैं उसके कमरे में आया था तो वह जैसे बुत बन चुकी थी। मैं बिल्कुल उसके सामने बेड पर जाकर बैठ गया तो वह जल्दी से सिमट कर उठकर दूसरी तरफ हो गई। उसका ये अंदाज मुझे अब गुस्से में डालने लगा था। भाई, अगर इतना ही दूर भागना था तो जरूरत क्या थी हलाला करवाने का? मुझे तो अपना काम पूरा करना था जिसके लिए मुझे पैसे दिए गए थे। मैं उसके करीब हो गया और उस हसीन लड़की का घूंघट उठाना चाहा तो उसने जल्दी से मेरा हाथ रोक दिया। कहने लगी, आपको खुदा का वास्ता है, मेरे साथ कुछ भी मत करना। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। बड़े ही नेक और पर्दे वाली लड़की हूँ। मुझे मेरे पति के अलावा आज तक किसी ने छुआ तक नहीं है। मैं कैसे किसी और को वह दर्जा दे सकती हूँ? आप मुझसे दूर रहें। वह हाथ जोड़कर रोने लगी थी, जबकि अगले ही पल मुझे गुस्सा भी आ चुका था। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही थी। मैं कहने लगा, ए लड़की, क्या ड्रामेबाजी कर रही हो? तुम्हारी अकल पर पर्दा पड़ गया है क्या? अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तुम्हारा पहला पति तो तुम्हें तिलाक दे चुका है। अब तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो। मेरा हक तुम पर है और ये निकाह मैंने तुमसे जबरदस्ती नहीं किया। तुम खुद राजी भी थी। तुम होती कौन हो जो मुझे अपने करीब आने से रोकने वाली? इस वक्त मेरे दिल के जज्बात पूरे जोरों शोर पर जगमगाने लगे थे। मैंने उससे कहा कि मैं तुम पर पूरा हक रखता हूँ। हलाला कैसे होता है तुम भी अच्छे से जानती हो। मेरी बात सुनकर वह बिल्कुल चुप हो चुकी थी, रोने लगी। मगर अगले ही पल मैंने उसके बंधे हुए हाथ पकड़ लिए थे। उसके नरम नरम हाथ तो मुझे जैसे अलग ही दुनिया में ले जा चुकी थी। मैंने उसका हाथ थाम कर अपने पास मौजूद मुंह दिखाई के लिए अंगूठी उसे पहनाना चाहिए, जो कि उसी के पहले शौहर से पैसे लिए थे, क्योंकि असम में वह बहुत अमीर आदमी था। असम एक खास रस्म थी कि सबसे पहले मुंह दिखाई में अंगूठी पहनाई जाती थी। वह चुप से हर अमल देखती रही। अगले ही पल मैंने उसका घूंघट उठाया तो वह दुल्हन बनी खूबसूरत सी गुड़िया मेरे सामने थी। हाँ, रोने की वजह से उसका काजल काफी खराब हो चुका था, लेकिन उसके हुस्न पर वह काजल फैला हुआ था। वह फैला हुआ काजल भी उसके हुस्न पर 4 चांद लगा रहे थे। शेख भी बहुत खूबसूरत होते हैं और उनकी औरतें बहुत हुस्न वाली होती हैं, मगर ये आसामी लड़की तो कयामत ढा रही थी। मैं था भी एक नौजवान और खूबसूरत मर्द और हुस्न परस्ती था। उससे पहले कि मैं उसके हुस्न की तारीफ करता,
मेरा मोबाइल बजने लगा। मोबाइल मैंने हाथ में लिया। कम वक्त इस वक्त किसका रिंगटोन बज रहा था, पर मुझे शायद गुस्सा आ चुका था। मैंने मोबाइल निकाला तो किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। जैसे ही फ़ोन कान से लगाया तो एक भारी आवाज़ गूंजी, शमशेर खान बोल रहा हूँ, आयशा को फ़ोन दो, मुझे उससे बात बहुत ज़रूरी करनी है। ये तो आयशा का पहले वाला पति था, जिसकी वजह से ये हलाला की कड़ी सज़ा के लिए मेरे पास आई थी। मैंने एक कड़ी नज़रें आयशा पर डाली थी। वह डर से सहम चुकी थी। मैंने उसकी तरफ मोबाइल बढ़ाया, फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया था। जैसे ही आयशा ने फ़ोन स्पीकर पर देखा तो मुझे ताज्जुब से देखने लगी। उस वक्त वह तो मेरी बीवी थी, चाहे एक रात की ही सही, लेकिन थी तो मेरी बीवी। मैं चाहता था कि मैं उसकी बात सुनूं। कपकपाती हुई आवाज़ में जवाब दिया तो वह आदमी उससे कहने लगा, देखो आयशा, मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और तुम इस हलाला करवाने पर बिल्कुल भी राजी नहीं थी कि तुम्हारा हलाला किया जाए, लेकिन तुम ये भी जानती हो कि मैं तुमसे कितना मोहब्बत करता हूँ। अब हलाला करना भी हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम अपना रिश्ता वापस जोड़ सकें। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम मेरी मोहब्बत के खातिर आज की रात उसके साथ बिता लेना। मैं जानता हूँ कि आज की रात तुम्हारे लिए किसी आजमाइश से कम नहीं है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगा, बस हलाले के सारे शर्त को पूरा कर देना। उसका पति उसे ये सब कुछ समझा रहा था और वह अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हिचकियां रोक रही थी। गुस्से से मेरे कानों के पर्दे तक गर्म हो चुके थे। वह कौन होता था आयशा को इजाजत देने वाला? अगले ही पल उसने मोबाइल वहीं बेड पर रख दिया और चेहरे पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद उसने जो खुराफात मुझ पर किया, मेरे तो होश उड़ चुके थे। कहने लगी, उसका पहला पति तो उसे कई बार। मैंने पहला कदम उस हलाले के कमरे में रखा तो ऐसे लगा जैसे मैं दलदल में धंस चुका हूँ। भले ही ये गलत था, मैं खुद उसके खिलाफ था, मगर मेरी मजबूरियाँ मुझे यहाँ तक ले आई थी। मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। डर की वजह से मेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। खैर, यहाँ तक आ चुका था तो आगे जाने में भी क्या हर्ज था। मुझे यहाँ लाने वाला मेरा दोस्त था, जिसका नाम हासिम था, और वह मेरी बदहवासी देखकर मुझे घूर कर देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब चलो भी, सोचते रहोगे तो घर पर तुम्हारी माँ बीमारी से तड़प तड़प कर मर जाएगी। वहाँ एक नज़र दौड़ाई तो मुझ जैसे नौजवान लड़के आपस में हंस बोल रहे थे। उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। शायद ये लोग भी यहाँ पर इसी काम के लिए आए थे, यह हलाला कर सके और सवाब के काम में हाथ बटा सके। मुझे मेरा दोस्त इस रास्ते से गुजारता हुआ एक कमरे में ले आया, जो कि वहाँ पर दफ्तर समझा जाता था। ये एक हलाला सेंटर था, जिसे एक कमरे में बनाया गया था, और यहाँ बड़ी राजदारी से आसामी औरतों का हलाला यूपी के बरेली के लड़कों से ही करवाया जाता था। जब ये बात मुझे मेरे दोस्त ने कही थी तो मुझे ये सुनकर बड़ी हैरानी हुई थी कि आसामी औरतें यूपी के लड़कों से ही क्यों हलाला करवाना चाहती हैं। मैंने ये सवाल अपने दोस्त से किया तो वह मुस्कुराने लगा, कहने लगा, जब तुम किसी आसामी औरत के साथ हलाला करोगे तो पता चल जाएगा। मेरा दिल इस काम के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था। तलाक क्या होती है और हलाला कैसे होते हैं, लेकिन मैं पिछले कई महीनों से बेरोजगार भी था और पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वापस बरेली आ जाऊं। इसलिए मैं खुद को इस बात के लिए तैयार करने लगा, बस इतने पैसों का इंतजाम हो जाए कि वापस बरेली चला जाऊं। खैर, मैंने अपने दोस्त के साथ इस दफ्तर में दाखिल हुआ तो इस काम के लिए एक भारी भरकम आसामी औरत बैठी थी, जिसने सर से पांव तक नीले रंग का कपड़ा पहन रखा था और चेहरे पर मेकअप थोपा हुआ था। मेरे दोस्त ने ही मेरे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाई थी। अभी वहीं सर झुकाए बैठा उंगलियां मोड़ रहा था, क्योंकि मैं आज तक ऐसा माहौल नहीं देखा था। हमारे अंसारी में तो बीवी को कभी तलाक नहीं देते, चाहे वो कुछ भी हो जाए, और हमारे यहाँ तो इज्जत का मामला हो जाता है। अगर शौहर मर जाए, इस मामले पर तो गौर किया जाता है, नहीं तो दोनों के जिंदा होने पर ये सब मामला कभी नहीं होता और मर्द औरत दोनों के लिए इज्जत समझी जाती है। हम अंसारी अपनी पत्नी पर किसी गैर मर्द की नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मैं अपने ही सोचों में गुम था जब धाड़ से दरवाज़ा खुला। काले रंग के बुर्के में एक नौजवान लड़की और एक आदमी अंदर दाखिल हुए, जिन्हें इस आसामी मैडम ने एक तरफ बैठने का इशारा किया और हमसे कहा, आप लोग बाहर जाएं। हम दोनों वहां से बाहर निकल आए। मैं जिस लड़के के पास बैठा था वह भी बरेली से ही था। कहने लगा, मैं अब तक 20-25 हलाले कर चुका हूँ। हर हलाले का मुझे अच्छा खासा पैसा मिलता है। मुझे ये काम करते हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं।
ये सुनकर तो मैं हैरानी में पड़ गया था। 20 से 25 हलाले। मैं सोचने लगा, जो कुछ मैंने हलाले के बारे में सुना है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं होता कि उसके लिए हलाला सेंटर में जो भीड़ था। तभी एक लड़का मुझे बुलाने के लिए आया। मैं जैसे ही दोबारा दफ्तर में दाखिल हुआ, असामी लड़की ने हाथ में पेंसिल पकड़े इशारे से कहा, ये लड़का हलाला के लिए ठीक है। वह बुर्के में ढकी हुई थी और सिसक सिसक कर रो रही थी बार बार। साथ में बैठे आदमी का बाजू पकड़कर न जाने क्या कह रही थी। वह जल्दी से उसे घूर कर चुप करवा देता। मेरे हाथ पांव तो जैसे काम ही नहीं कर रहे थे। मेरे लिए ये काम करना ही मुश्किल था, लेकिन जब यहाँ तक आ चुका था तो पैसों के खातिर हलाला भी करना बहुत जरूरी था। उसका पति खुद उसके पास बैठा समझा रहा था। उसकी हालत तो मुझे कुछ खराब लग रही थी, जैसे अंदर ही अंदर उसे बहुत सी बातें परेशान कर चुकी हो। मैंने एक नज़र उस लड़की को देखा था। फिर वहाँ पर एक मौलवी साहब को बुलाया गया था। उन्हें मेरा और उसका निकाह पढ़वा दिया था। उसका पहला शौहर वहाँ सामने बैठा बड़ी खुशी से हमें देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी, जबकि मुझे तो अपने फैसले पर ही पछतावा हो रहा था। आखिर मैं यहाँ क्यों हलाले के लिए चला आया? मैंने अभी तक उस लड़की को पर्दे में ही देखा था। जब निकाहनामा पर साइन हो चुके तो लड़की फूट फूट कर रोने लगी थी। उसकी रोती हुई आवाज को सुना तो मैंने जैसे उसके चेहरे की तरफ ध्यान दिया, एक पल तो मैं पलके झुकाना ही भूल गया था। इस तरह की खूबसूरत लड़की तो मैंने पूरे बरेली में नहीं देखा था। मैं तो जैसे हर चीज से बेगाना उसके चेहरे को फटी फटी नजरों से देखने लगा था। वह रोते हुए भी बहुत प्यारी लग रही थी। फिर एक नजर सामने उसके पहले वाले शौहर पर डाली। कैसा शौहर था! इतनी खूबसूरत बीवी को तलाक दे चुका था। मुझे तो अब उस पर बहुत तेज गुस्सा आने लगा था। मेरा निकाह हो चुका था। वह शिकायती नजरों से अपने शौहर के तरफ देख रही थी, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कहने लगा, फिक्र मत करो, बस 1-2 दिन की तो बात है। उसके बाद वैसे भी तुमने वापस मेरे पास ही आना है। ये सब कहते हुए उस आदमी ने मेरे चेहरे की तरफ देखा था। मेरे मुंह पर तो जैसे तमाचा सा लगा था। मुझे तो अपने मजहब से ही घिन आने लगी थी। यहाँ तो मजहब का मजाक बनाकर रख दिया गया था। भला ऐसे थोड़े ही होते हैं। हलाला को तो जैसे यहाँ पर समाज ने रिवाज ही बना लिया था, जो कि सिवाय जमाने में इज्जत की धज्जियां उड़ाने के अलावा कुछ नहीं था। ये खोखले समाज और ये खोखले रिवाज और ये खोखले मजहब ने जमाने को किस दलदल में ले जा रहे थे। मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था, पर ये क्या था? क्या ऐसे खोखले रिवाज और मजहब को उखाड़ नहीं फेंकना चाहिए? मगर मुझ जैसे ही मजबूर लड़के पैसों की लालच में आकर ये काम करने पर मजबूर हो जाया करते हैं। फिलहाल वह मेरे साथ एक दिन के लिए विदा होकर आ चुकी थी। मेरी बीवी थी और उस पर हक रख सकता था। रात को मैंने उससे अपना हक वसूल किया था। सुबह हुई तो वह अभी तक सो रही थी। मैं तो यहाँ काम कर रहा था। अपने वक्त पर सुबह उठा और फजर की नमाज पढ़ी। एक नज़र उसके चेहरे पर डाली तो मैंने अपना सर झटक दिया। मैंने हमेशा की तरह आज भी नाश्ता खुद ही बनाया था। जब नाश्ता करने बैठा तब वह बिस्तर से सोकर उठी थी। मुझे वहीं बैठा देखकर फौरन दुपट्टा ठीक किया। भले ही वो मेरे लिए अभी तक अनजान थी, मगर मैं वक्त का बड़ा ही पाबंद आदमी था। उससे कहने लगा, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तो तुम्हारे पहले शौहर ने तलाक दी होगी। औरत जात इतनी लेट उठे तो मर्द को तो गुस्सा आएगा ना। मैंने ये कहा तो उसका रंग बिल्कुल पीला पड़ गया था। एक बार फिर आंसू उसके आंखों में उमड़ आए थे और बाहर निकलने को हो रहे थे। मेरा इस तरह का गुस्सा करना शायद उससे बर्दाश्त नहीं हुआ था। वह उठकर वॉशरूम में चली गई थी। मैंने तो सोचा था कि बस थोड़े वक्त का लगाव होगा, उसका काम पूरा करके उसको तलाक दे दूंगा। इसलिए बगैर किसी खुशी और प्यार के बिना उसके साथ रूखा व्यवहार कर रहा था। मगर जब वह नहा कर आई तो उसका निखरा हुआ रूप देखकर मेरा दिल फिर से बेईमान हो गया था। मुझे लग रहा था कि मेरा दिल उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा है। उसे देखकर मुझे रहा नहीं गया। मैं तो सोफे से उठकर उसके पास आ गया और बेधड़क उसके गाल को सहलाने लगा था कि वह जल्दी से 2 कदम पीछे हटी थी और कहने लगी, हलाला आप कर चुके हैं, समझे? इसलिए अब मुझसे दूर रहें। मैंने उसे गौर से देखा था। एक ही रात में वो मुझे इतनी अपनी अपनी सी लगी थी कि मेरा जी चाह रहा था कि अपनी बात से मुकर जाऊं। मेरा दिल उसका दीवाना होने लगा था। मैं सोचने लगा कि कैसे यहाँ पर आने वाले नौजवान मुसलमान होते हैं। वह एक रात के हलाले के लिए मान जाते हैं, जबकि ऐसा कोई भी तरीका कुरानी किताब में मौजूद नहीं है। अभी मैं यही सोच रहा था कि दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। उस लड़की ने जल्दी से दरवाजा खोला तो सामने हलाला केंद्र की इंचार्ज खड़ी थी। कहने लगी, चलो अच्छा है कि तुम दोनों उठ गए हो।
मेरे ऑफिस में आ जाओ ताकि बाकी की कार्रवाई हो सके। जो कुछ मेरी एक रात की बीवी ने अपने पहले शौहर के बारे में मुझे बताया था, मैं सोच रहा था कि मुझे अब क्या करना चाहिए। जैसे मैं ऑफिस में पहुंचा तो उस औरत का शौहर कुर्सी पर बैठा था। मुझे देखकर मुस्कुराया, लेकिन वह लड़की अपने शौहर को देखकर बहुत तेज तेज रोने लगी थी। उसके सीने से लग गई थी। ये देखकर तो मुझे बहुत जोर का झटका लगा था। उस वक्त वह औरत मेरी बीवी थी, एक अंसारी की पत्नी थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी गैर मर्द के साथ लगकर रोने की। मैं तो तेज कदम बढ़ाए उसे बाजू से पकड़कर आयशा को उसके पहले शौहर से पीछे किया। ये देखकर उसका शौहर गुस्से से मुझे घूरने लगा और कहा, ये क्या बदतमीजी है। मैंने कहा, ये इस वक्त मेरी बीवी है और मेरी इज्जत है। जब तक ये मेरे निकाह में है मैं उसको तुम्हारे पास नहीं छोड़ सकता। कहने लगा, ठीक है, मैं तलाक के पेपर अपने साथ लाया हूँ, तुम साइन करो और अपने पैसे उठाओ। मैंने कहा, जैसा हलाला तुम कह रहे हो वैसा हमारे कुरान में नहीं है और मुझे ये लड़की अच्छी लगी है, मैं उसे तलाक नहीं देना चाहता। मेरी बात सुनकर हलाला केंद्र की इंचार्ज औरत और वे आसामी नौजवान मुझ पर गुस्से में तिलमिला उठे थे। हमारी तुमसे यही बात हुई थी कि तुम एक रात बिताओगे और अगले ही सुबह तलाक हो जाएगी। उसके पैसे तय हुए थे। मैंने कहा, मैं अंसारी हूँ, हमारे अंसारी में ऐसा नहीं होता। हम औरतों का सौदाबाजी नहीं करते। हम या मर जाते हैं या मार देते हैं, लेकिन अपनी इज्जत का सौदा कभी नहीं करते। मेरी बात सुनकर वह आसामी नौजवान परेशान हो गया था। वह इंचार्ज मुझे दूसरे कमरे में ले गई। कहने लगी, मैं तुम्हारे पैसे डबल कर दूंगी। मैं उस आसामी मर्द से पैसे ज्यादा ले लूंगी, लेकिन देखो ये तो हमारा कारोबार है ना, तुम अपनी बात से नहीं फिर सकते। तुम्हें हर हाल में आयशा को डिवोर्स देना होगा। मैंने कहा, मैं नहीं दूंगा और अगर तुम लोगों ने दोबारा ये बात कही तो मैं पुलिस में जाकर तुम लोगों के पोल खोल दूंगा कि तुम लोग खुफिया तौर पर बरेली नौजवानों को पैसे की लालच देकर इस गंदे काम को बढ़ावा दी जा रही है और इस खोखली मजहब का नाम भी दी जाती है। ऐसे शरीयत को और ऐसे मजहब को मैं उखाड़ फेंकूंगा। ये सुनकर उस औरत की रंगत बिल्कुल फीकी पड़ गई थी। वो मेरी विनती करने लगी, फिर कहने लगी, अच्छा ऐसा करते हैं कि 1 महीने तुम आयशा के साथ रह लो। अगर उसके बाद तुम्हारा दिल भर जाए तो बेशक तुम उसे तलाक दे देना। उसका शौहर तुम्हें उसके पैसे डबल कर देगा। वह हलाला सेंटर की आसामी औरत शायद ये समझ रही थी कि मुझे आयशा से थोड़ा सा प्यार हो गया है, जो कुछ वक्त बिताने के साथ साथ खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए ये मेरी इज्जत की बात थी। वह औरत कहने लगी, 1 महीने के बाद ही मुझसे बात करेगी। मैं इस बात पर राजी हो गया था, क्योंकि फिलहाल मैं खाली हाथ था। अगर आयशा को अपने साथ रखता भी तो कहाँ रखता। मेरे पास रहने का भी कोई इंतजाम नहीं था, लेकिन मैं सोच चुका था कि 1 महीने में कुछ भी करके पैसों का इंतजाम करूंगा और आयशा को अपने साथ बरेली ले जाऊंगा। वहां इंचार्ज मुझे वही कमरे में छोड़कर चली गई। आधे घंटे के बाद वापस आई थी, लेकिन बेहद परेशान थी। कहने लगी, इसलिए बरेली वालों को इस काम के लिए नहीं रखती। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो पैसे लेकर बात खत्म कर देता, लेकिन तुम हर बात इज्जत पर ले जाते हो। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी जमानत दी थी, लेकिन तुम तो धोखेबाज निकले। फिर कहने लगी, बड़ी मुश्किल से मैंने उसके पहले शौहर को राजी किया था। तुम्हारे लिए उसके शौहर ने एक फ्लैट किराए पर दिया है, लेकिन देखो 1 महीने के बाद तुम आयशा को छोड़ दोगे। मैंने उस इंचार्ज औरत के सामने हामी तो भर ली थी, क्योंकि जो बात आयशा ने मुझे अपने शौहर के बारे में बताई थी, मैं उसे किसी कीमत पर उसे उसके पहले पति के पास नहीं छोड़ सकता था। उस एक रात में जो राज मैंने जाना था, मैं एक इंसान होने के नाते कभी भी आयशा को उस गुनाह के दलदल में नहीं फेंक सकता था। बेशक वो बेपर्दा थी, शर्म हया वाली थी, अपने शौहर के अलावा किसी दूसरे आदमी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन शरीयत के हिसाब से वह आसामी आदमी जो कुछ उसके साथ मोहब्बत के नाम पर करता था, वह एक नाजायज काम था। मैं उस आसामी औरत के साथ उसके फ्लैट में रहने लगा, लेकिन वह मुझसे हर वक्त डरी सहमी और दूर दूर रहती थी, लेकिन मैं उससे दूरी बनाकर नहीं रह पाता था। जब भी उसके करीब आता वह रोने लगती और कहती, तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ देते। तुम नहीं जानते कि वह आदमी इस बात का बदला मुझसे कैसे लेगा। वह मुझे बहुत मारेगा कि तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया था उस अंसारी पर, उसने तुम्हें तलाक नहीं दी। तुम मेरे बाजू पर जले हुए निशान देख चुके हो। वह आसामी मुझसे जनूनी मोहब्बत करता है, बहुत जल्लाद इंसान है। जरा सी बात पर मुझ पर शक करके इल्जाम लगाता है और फिर तलाक दे देता है, और तलाक देने के बाद बिना हलाला किए मुझसे रिश्ता जोड़ लेता है। कहता है कि उससे कुछ भी नहीं होता। इस बार तो उसने मुझे बहुत सारे लोगों के सामने तलाक दी थी।
इसलिए दुनिया वालों को दिखाने के लिए हलाला करवाने पर राजी हो गया था। मैंने कहा, तुम्हें क्या लगता है जो जिंदगी तुम उस आदमी के साथ जी रही हो वह मेरे इस सवाल पर चुप हो गई थी। कहने लगी, मैं एक गरीब लड़की हूँ और वह मुझे यतीम खाने से निकाह करवा कर ले आया था। अगर उसे छोड़ दूं तो मैं कहाँ जाऊंगी, इसलिए मैं मजबूर होकर चुप हो जाती हूँ। वह भी तो मेरे साथ इतना अच्छा हो जाता है कि जैसे कि मैं उसके लिए कोई कीमती खजाना हूँ, और कभी ऐसी हैवानियत पर उतर आता है कि मैं तड़प कर रह जाती थी। वह मुझे कई बार तलाक दे चुका था, लेकिन कहता है यूं डिवोर्स नहीं होती, क्योंकि मैं गुस्से में था। मैंने कहा, मैं बहुत इस्लाम को तो जानने वाला इंसान नहीं हूँ, लेकिन जानता हूँ कि बेशक गुस्सा हराम है, लेकिन गुस्से में दी गई तलाक हो जाती है, क्योंकि वह आदमी इतना होश में तो होता है, उसे मालूम होता है कि वह तुम्हें तलाक दे रहा है। तुम अगर उस आदमी के साथ ऐसे ही जिंदगी बिताना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। जो आदमी तुम्हें एक बार ठीक से नहीं बसा सकता वह तुम्हें बाद में कैसे बसाएगा। वह कहने लगी कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या करूं। अगले ही दिन मैं उसे एक मजार पर ले गया। वहां जाकर मैंने बाबा से यही दुआ की कि हमें सही रास्ते पर चलने वाली जिंदगी अता फरमाए और गुनाहों से बचने की तौफीक अता करे। मैं नहीं जानता था कि मेरे उठाए जाने वाले अगले कदम का अंजाम क्या होगा, लेकिन मैंने पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात बता दी। पुलिस से हलाला सेंटर में छापा करवा दिया और सब लोगों को पकड़वा लिया। मुझे इनाम के तौर पर इतने पैसे दिए गए कि मैं आयशा के साथ बरेली वापस आ गया। उसे फिर मैं अजमेर शरीफ ले गया था। हमारी शादी को अब 7 साल बीत चुके हैं। आयशा से मेरे 2 बेटे हैं और वो मेरे साथ बहुत खुश है और कहती है, अगर तुम मुझे सीधा रास्ता ना दिखाते तो मैं अब तक मजबूरी में गुनाह की जिंदगी बिता रही होती। न जाने हमारा जमाना किस तरह चल पड़ा है। हलाले के नाम पर न जाने कैसे कैसे काम किए जा रहे हैं। अल्लाह हम सब मुसलमान को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और मैं एक मुसलमान हूँ और इस हलाले के रिवाज और शरीयत को उखाड़ फेंकता हूँ, क्योंकि मेरे कुरान में इसका कोई जिक्र नहीं है कि तुम शादी करो और फिर छोड़ दो, फिर वापस उसी बीवी के साथ रहो। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे समाज को बिल्कुल नहीं मानता और आज मैं खुश हूँ और अपने जीवन अच्छे से बिता रहा हूँ। और ऐसी खोखली रिवाज और शरीयत को मैं नहीं मानता। अगर हमारे मजहब में कोई ऐसी खोखली रिवाज और रस्म है तो उसे उखाड़ फेंकने में कोई हर्ज नहीं। जमाने में हमेशा समय के साथ चलना चाहिए। हम इंसानों को सबक लेना चाहिए। अच्छाई के रास्तों पर चलते हुए समाज से जुड़ना चाहिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।